पाश्चात्य नैतिक दार्शनिक चिंतन परंपरा में सद्गुण विषयक व्याख्यानों की श्रृंखला में हमारे आज के व्याख्यान का विषय है महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के नैतिक चिंतन में सद्गुणों की अवधारणा। आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अरस्तु के नैतिक चिंतन में सद्गुणों का स्वरूप क्या है। अरस्तु के मतानुसार प्रमुख नैतिक सद्गुण कौन कौन से हैं। अरस्तु ने बौद्धिक और नैतिक सद्गुणों का विभाजन किस आधार पर किया है। मानवीय जीवन में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित इन बौद्धिक एवं नैतिक सद्गुणों की क्या महत्ता है। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित ये सद्गुण मानवीय जीवन का किस प्रकार मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही अरस्तु के चिंतन में सद्गुण विषयक आज के इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं वे कौन कौन से हैं, उन्हें भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण पाश्चात्य चिंतन परंपरा में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु गुरु शिष्य परंपरा के उत्कृष्टतम उदाहरण हैं। सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु हुए। यद्यपि प्लेटो और अरस्तु जो हैं शिष्य इसी गुरु शिष्य परंपरा के उदाहरण हैं, किंतु यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन तीनों महान दार्शनिकों में गुरु शिष्य का संबंध रहा है। किंतु न तो प्लेटो ने सुकरात के दार्शनिक और नैतिक सिद्धांतों का अंधानुकरण किया और न ही अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के दार्शनिक एवं नैतिक चिंतन का अंधानुकरण किया, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु दोनों ही इस विचार में एक मत हैं या इस विचार के समर्थक रहे हैं कि दार्शनिक एवं नैतिक चिंतन में या किसी भी प्रकार के चिंतन में मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए। अपने स्वतंत्र चिंतन के आधार पर, तर्क के आधार पर अपनी बात को प्रमाणित करते हुए उस नैतिक चिंतन या दार्शनिक चिंतन का प्रतिपादन करना आवश्यक है, न कि किसी भी दार्शनिक चिंतन परंपरा का अंधानुकरण किया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रीक दार्शनिक परंपरा में यद्यपि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु में परस्पर गुरु शिष्य का संबंध है, किंतु इन्होंने परस्पर एक दूसरे के नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों का अंधानुकरण नहीं करते हुए स्वतंत्रता पूर्वक अपने दार्शनिक एवं नैतिक चिंतन का प्रतिपादन किया। प्लेटो के शिष्य अरस्तु उनके संपर्क में लगभग 18 वर्ष की अवस्था में आए और उन्होंने उनकी प्रमुख संस्था अकेडमी में प्रवेश लिया। अकेडमी तत्कालीन यूनान में दार्शनिक चिंतन, मनन एवं शिक्षा एवं दीक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसे तत्कालीन यूनान का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र माना जाता था। इसे यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा भी दी जाती है। अरस्तु प्लेटो के महान प्रतिभा संपन्न शिष्यों में से एक थे। उन्होंने दार्शनिक, नैतिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र अनुसंधान, शोध और चिंतन मनन करते हुए प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अरस्तु की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय हमें उनके द्वारा विरचित विभिन्न ग्रंथों के द्वारा प्राप्त होता है। यद्यपि अरस्तु ने अनेक ग्रंथों की रचना की, किंतु उनमें से कुछ प्रमुख हैं। इनमें नीति शास्त्र विषयक उनका जो सर्वाधिक प्रमुख ग्रंथ है उसे निकोमैकियन एथिक्स कहा जाता है। राजनीति के विषय में उनका जो प्रमुख ग्रंथ है जिसे पॉलिटिक्स की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है कि लगभग 158 देशों के संविधान का अध्ययन कर अरस्तु ने इस ग्रंथ की रचना की। यद्यपि अरस्तु दार्शनिकता एवं नैतिकता के क्षेत्र में स्वतंत्र चिंतन के समर्थक रहे, किंतु विभिन्न विषयों को लेकर वे अपने गुरु के कुछ विचारों से सहमत रहे। अरस्तु प्लेटो के इस मत से सहमत हैं कि नीति शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य मानवीय जीवन के परम लक्ष्य की व्याख्या करना है। प्लेटो के इस मत से भी अरस्तु सहमत हैं कि मानवीय जीवन का जो परम लक्ष्य है वह आनंद है। सुख, धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि जो हैं मनुष्य के लिए
साधन रूप में ही शुभ हैं, वे साध्य रूप में शुभ नहीं हैं। मनुष्य के लिए साध्य जो है वह आनंद है। अरस्तु प्लेटो के इस मत से भी सहमत हैं कि मनुष्य जो है बौद्धिक चिंतन मनन एवं सद्गुणों के द्वारा ही इस आनंद की प्राप्ति कर सकता है। अरस्तु के मतानुसार मनुष्य में भावनात्मक और बौद्धिक दोनों ही पक्ष हैं, किंतु मनुष्य को अपने भावनात्मक पक्ष पर बौद्धिक पक्ष के द्वारा उचित नियमन और उसका संतुलन कर मनुष्य को सदैव सद्गुणों के अनुरूप आचरण करना चाहिए, तभी मनुष्य जो है आनंद की प्राप्ति कर सकता है। अरस्तु का मत है कि मनुष्य को आनंद की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि वह सदैव सद्गुणों के अनुरूप आचरण करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन परंपरा में सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तु तीनों ही महान ग्रीक दार्शनिक जो हैं मानवीय जीवन में सद्गुणों की महत्ता को स्वीकार करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि यदि मनुष्य स्थायी शाश्वत आनंद प्राप्त करना चाहता है तो उसे सदैव सद्गुणों के अनुरूप आचरण करना चाहिए। अरस्तु सद्गुण को परिभाषित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि सद्गुण मनुष्य की एक श्रेष्ठ स्थायी मानसिक वृत्ति है जो निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। इसकी अभिव्यक्ति ऐच्छिक कर्मों में होती है जिसे मानवीय बुद्धि निर्धारित करती है। यदि अरस्तु के द्वारा दी गई सद्गुण की इस परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अरस्तु के मतानुसार सद्गुण विषयक इस परिभाषा के 4 प्रमुख बिंदु हैं। प्रथम, अरस्तु के मतानुसार सद्गुण जो है एक श्रेष्ठ स्थायी मानसिक वृत्ति है, अर्थात अरस्तु की मान्यता है कि सद्गुण जो है परिवर्तनशील और अस्थायी नहीं है। जिस प्रकार मानवीय भावनाएं, इच्छाएं और वासनाएं निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और अस्थायी होती हैं, उस प्रकार सद्गुण जो है कभी भी परिवर्तित और अस्थायी नहीं होता। सद्गुण जो है मानवीय स्वभाव की एक स्थायी वृत्ति है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर सतत नियंत्रण करते हुए सदैव संयमित आचरण करे, तभी हम उस मनुष्य को संयमी व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। यदि वह मनुष्य कभी असंयमित आचरण करे और कभी संयमित, तो उसे हम संयमी नहीं कहेंगे। संयमी होने के लिए आवश्यक है कि वह सतत इस संयमित अपनी जो वृत्ति का है उसका सदैव अनुसरण करे। अतः अरस्तु की मान्यता है कि जो सद्गुण जो है वह मनुष्य की एक श्रेष्ठ स्थायी मानसिक वृत्ति है। अरस्तु कहते हैं कि ये जो सद्गुण जो है वह निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित किया जाता है। अरस्तु के इस कथन से ये स्पष्ट है कि सद्गुण जो है मानवीय भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं की भांति जन्मजात नहीं होकर मनुष्य इसे अभ्यास के द्वारा अर्जित कर सकता है। अतः मनुष्य अपने जीवन में सदैव श्रेष्ठ सद्गुणों का आचरण करके सद्गुणी बन सकता है। अरस्तु की मान्यता है कि मनुष्य जब निरंतर सद्गुणों के अनुरूप आचरण करता है तो ये सद्गुण मानवीय स्वभाव के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार अरस्तु की मान्यता है कि मनुष्य जब सतत सद्गुणों के अनुरूप आचरण कर और उनका अभ्यास करता है तभी वह सद्गुणी कहलाता है। अरस्तु की इस परिभाषा में अरस्तु ने यह स्पष्ट किया है कि सद्गुणों की अभिव्यक्ति ऐच्छिक कर्मों में होती है। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि ऐच्छिक कर्म किसे कहते हैं। ऐच्छिक कर्म वे कर्म होते हैं जिन्हें मनुष्य सोच समझकर स्वतंत्रतापूर्वक विवेक शक्ति से युक्त होकर करता है, जिसमें मनुष्य के समक्ष संकल्प की स्वतंत्रता होती है। जब भी कोई मनुष्य किसी कर्म को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, उसमें विवेक शक्ति हो, तभी हम उस कर्म के लिए उस मनुष्य को नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। और यही कारण है कि अरस्तु कहते हैं कि सद्गुणों की अभिव्यक्ति जो है सदैव ऐच्छिक कर्मों में होती है, जिन्हें मनुष्य सोच समझकर विवेक शक्ति से संपन्न होकर स्वतंत्रतापूर्वक करता है। अरस्तु का मत है कि मनुष्य की जो ये सद्गुण विषयक वृत्ति है, इसका निर्धारण जो है मनुष्य की बुद्धि करती है, क्योंकि अरस्तु का मत है कि मानवीय भावनाएं,
इच्छाएं और वासनाएं कभी भी सद्गुणों का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि ये सदैव परिवर्तनशील होती है। विवेक शक्ति या बौद्धिक क्षमता जो मनुष्य को पाश्विक जगत से पृथक करती है, वही इन सद्गुणों की नियामक हो सकती है। इस प्रकार अरस्तु का मत है कि इन सद्गुणों का निर्धारण और नियमन जो है मानवीय बुद्धि करती है। इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु के मतानुसार सद्गुण जो है मनुष्य की एक श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति है, जो निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित की जाती है। इसकी अभिव्यक्ति ऐच्छिक कर्मों में होती है। इसे मानवीय बुद्धि जो है नियमित करती है। अरस्तु के सद्गुणों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अरस्तु का मत है कि सद्गुणों में सदैव आत्मनियंत्रण का तत्व अंतर्निहित होता है। अर्थात सद्गुण जो है मनुष्य को सदैव अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य की भावनाएं, इच्छाएं और वासनाएं उसे कभी भी इन सद्गुणों के मार्ग से विमुख कर सकती है। यही कारण है कि अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य के लिए सद्गुण होने के लिए आवश्यक है कि उसका आत्मनियंत्रण हो, उसका स्वयं पर नियंत्रण हो। उसकी भावनाएं, इच्छाएं और वासनाएं जब उसे इन सद्गुणों के मार्ग से विमुख करे तो ये आत्मनियंत्रण का तत्व ही जो है उसे जो है सद्गुणों की ओर उन्मुख करता है। और अरस्तु के इस सद्गुण विषयक परिभाषा से ये स्पष्ट है कि अरस्तु जो है सद्गुणों को मनुष्य की एक श्रेष्ठ स्थायी मानसिक वृत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। अब हमारे लिए ये एक विचारणीय प्रश्न है कि अरस्तु के मतानुसार प्रमुख सद्गुण कौन कौन से हैं। अरस्तु समस्त मानवीय सद्गुणों को दो भागों में विभाजित करते हैं, बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। अरस्तु ने सद्गुणों का जो ये विभाजन है ये मानवीय आत्मा के आधार पर किया है। अरस्तु की मान्यता है कि मानवीय जो आत्मा है उसके दो पक्ष हैं, एक बौद्धिक पक्ष और दूसरा निर्बौद्धिक पक्ष। जहाँ तक बौद्धिक पक्ष जो है मनुष्य की, जिसमें विवेक शक्ति है, जिसमें बौद्धिक क्षमता है, जिसके द्वारा वह उचित अनुचित, सही गलत, शुभ अशुभ आदि के मध्य विभेद कर सदैव विवेक के अनुरूप आचरण करता है। अर्थात विवेकशीलता मनुष्य का जो बौद्धिक पक्ष है वही मनुष्य को पाश्विक जगत से पृथक करता है, क्योंकि जहाँ तक निर्बौद्धिक एवं भावनात्मक पक्ष का संबंध है, मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य का बौद्धिक पक्ष ही है जो उसे पाश्विक जगत से पृथक करता है। अरस्तु का मत है कि मनुष्य का ये जो बौद्धिक शक्ति है या ये जो विवेकशीलता है वही उसे पाश्विक जगत से पृथक कर उसे चिंतन, मनन और सत्य के अनुसंधान के लिए प्रेरित करती है। अरस्तु जो है बौद्धिक सद्गुणों के अंतर्गत विवेक को प्रमुख स्थान देते हैं, और जो नैतिक सद्गुण हैं उनके अंतर्गत अरस्तु साहस, संयम, न्याय आदि को प्रमुख मानते हैं। इसके अतिरिक्त अरस्तु जो है स्नेह, उदारता, करुणा, मैत्री आदि को भी नैतिक सद्गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं। हम सर्वप्रथम अरस्तु का जो बौद्धिक सद्गुण है, जिसे अरस्तु ने विवेक की संज्ञा दी है, उसका विश्लेषण करते हैं। अरस्तु के मतानुसार जो विवेक जो है उसके दो पक्ष हैं, एक उसका सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष जिसमें मनुष्य दार्शनिक चिंतन, मनन, सत्य की खोज एवं वैज्ञानिक शोध या अनुसंधान करता है। अरस्तु का मत है कि जो ये सैद्धांतिक पक्ष जो है ये मनुष्य निरंतर अभ्यास और शिक्षा के द्वारा अर्जित कर सकता है, किंतु अरस्तु की मान्यता है कि दार्शनिक चिंतन, मनन एवं सत्य की खोज सभी मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। ये कुछ विवेक संपन्न, प्रतिभा संपन्न मनुष्य जो होते हैं वही दार्शनिक चिंतन, शोध या सत्य की खोज के लिए प्रवृत्त होते हैं। किंतु विवेक का जो व्यवहारिक पक्ष है वह बौद्धिक क्षमता है, जिसके द्वारा मनुष्य सही गलत, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, सत्य असत्य के मध्य भेद करते हुए सदैव शुभ, उचित, सत्य की ओर उन्मुख होता है। अरस्तु की मान्यता है कि जो विवेक का सैद्धांतिक पक्ष है वह अत्यंत प्रतिभा संपन्न कुछ सामान्य मनुष्य में ही होता है, किंतु विवेक की जो व्यवहारिक क्षमता होती है वह सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अरस्तु जो है विवेक के अतिरिक्त साहस, संयम और न्याय को भी प्रमुख सद्गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं। अरस्तु संयम की व्याख्या करते हुए स्पष्ट करते हैं कि संयम जो है मनुष्य का
वह नैतिक सद्गुण है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण करते हुए सदैव जो है संतुलित आचरण करता है। अरस्तु का मत है कि संयम का अभिप्राय ये नहीं है कि मनुष्य जो है अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं का पूर्णतया दमन कर दे, और नहीं संयम का अभिप्राय ये है कि वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं का दास हो जाए। अपितु संयम का अभिप्राय ये है कि वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण और संतुलन स्थापित करते हुए उनकी तृप्ति के लिए प्रयास करे। इस प्रकार अरस्तु जो है संयम के विषय में मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण करते हुए विवेक शक्ति से युक्त होकर इनका अनुसरण करना चाहिए। इसी प्रकार अरस्तु साहस नामक जो सद्गुण है उसकी व्याख्या करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करना और जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक पालन करना ही साहस है। अरस्तु का मत है कि यदि मनुष्य कोई योद्धा और सैनिक है तो उसे सदैव उसके लिए साहस यह है कि वह जीवन में अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसके समक्ष जब भी युद्धात्मक परिस्थितियां आए तो वह उनका वीरतापूर्वक पालन करे। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति के लिए साहस यह है कि जीवन में आने वाली दुखद और विषम परिस्थितियों में वह किस प्रकार उनका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हो। साहसी व्यक्ति वही है जो जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों से विमुख नहीं हो। अरस्तु न्याय को भी एक प्रमुख नैतिक सद्गुण के रूप में स्वीकार करते हैं। अरस्तु न्याय के संदर्भ में निष्पक्षता के समर्थक हैं। अरस्तु का मत है कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों का उचित वितरण और कानून व्यवस्था का पालन करना ही न्याय का प्रमुख अंग है, और इसी आधार पर अरस्तु ने न्याय को 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम जो है वितरणात्मक न्याय और द्वितीय जो है प्रतिकारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में अरस्तु ये स्पष्ट करते हैं कि राज्य के जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का वितरण जो है न्याय के आधार पर किया जाना चाहिए, और इसके लिए यह आवश्यक है कि जो भी मनुष्य अपनी योग्यता के अनुरूप राज्य के उत्थान में योगदान करे उसे उसके योगदान के अनुरूप उसको संसाधनों का वितरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के द्वारा किए गए योगदान के अनुरूप संसाधनों की प्राप्ति होनी चाहिए। वितरणात्मक न्याय में राज्य का ये नैतिक दायित्व है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के योगदान के अनुरूप संसाधनों का उचित वितरण करे। किंतु यहाँ ये प्रश्न हो सकता है अरस्तु के समक्ष कि किसी भी मनुष्य की योग्यता और योगदान का मापदंड किस प्रकार किया जाए, इसका अरस्तु ने कुछ समुचित उल्लेख नहीं किया है। प्रतिकारात्मक न्याय जो है उसका संबंध राज्य की कानून व्यवस्था के पालन से है। प्रत्येक राज्य में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कानून होते हैं। जब भी कोई मनुष्य कोई अपराध कर इन कानूनों का उल्लंघन करे तो राज्य का ये दायित्व है कि वह न्याय के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को उचित दंड प्रदान करे। साथ ही उस व्यक्ति ने जिसके प्रति जो अपराध किया है उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की जाए, अर्थात जो अपराधी व्यक्ति है उसे उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उचित दंड दिया जाए तथा जिसके प्रति उसने अपराध किया है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। ये राज्य के प्रतिकारात्मक न्याय का प्रमुख आधार है। इस प्रकार अरस्तु जो है न्याय को एक प्रमुख नैतिक सद्गुण के रूप में स्वीकार करते हुए निष्पक्षता को ही न्याय का प्रमुख आधार स्वीकार करते हैं और न्याय को वितरणात्मक और प्रतिकारात्मक 2 रूपों में स्वीकार करते हैं। अरस्तु ने विभिन्न नैतिक सद्गुणों की व्याख्या की है। इन सद्गुणों में मित्रता भी एक प्रमुख सद्गुण है। अरस्तु मित्रता अर्थात फ्रेंडशिप को एक प्रमुख नैतिक सद्गुण के रूप में स्वीकार करते हैं। अरस्तु की मान्यता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण प्रत्येक मनुष्य को पारस्परिक सद्भाव और सहयोग के लिए किसी न किसी मित्र की आवश्यकता होती है। अरस्तु का मत है कि मानवीय जीवन में जो ये मित्रता है इसके 3 प्रमुख आधार हो सकते हैं। प्रथम अरस्तु कहते हैं सुख, द्वितीय जो है उपयोगिता
और तृतीय है चारित्रिक उत्कृष्टता। अर्थात अरस्तु की मान्यता है कि जब भी दो मनुष्य परस्पर मित्रता करते हैं तो उस मित्रता के आधार सुख, उपयोगिता और चारित्रिक उत्कृष्टता इनमें से कोई एक हो सकता है। अरस्तु की मान्यता है कि सुख पर आधारित और उपयोगिता पर आधारित जो मित्रता होती है वह स्थायी नहीं होती, क्योंकि जब भी दो मनुष्य एक दूसरे से सुख प्राप्ति के लिए मित्रता करते हैं तो उन्हें जब एक दूसरे से सुख की प्राप्ति नहीं होती तो वे एक दूसरे की मित्रता का त्याग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब लाभ या हित पर आधारित मित्रता होती है या उपयोगिता पर आधारित मित्रता होती है तो वह भी दीर्घकालिक और स्थायी नहीं होती। अरस्तु की मान्यता है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के चरित्र से प्रभावित होकर उत्कृष्ट चरित्र का अनुसरण करते हुए परस्पर मित्रता करते हैं तब वही मित्रता स्थायी और शाश्वत होती है। वही मित्रता जो है मित्रता का प्रमुख आधार है। इस प्रकार अरस्तु की मान्यता है कि जो मित्रता चारित्रिक उत्कृष्टता पर आधारित है, जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे के उत्कृष्ट चरित्र से प्रभावित होकर एक दूसरे को प्रेरित करते हुए एक साथ रहते हुए मित्रता करते हैं, तो यही मित्रता जो है दीर्घकालिक और स्थायी होती है। इस प्रकार अरस्तु सुख और उपयोगिता को मित्रता का आधार नहीं स्वीकार करते हुए चारित्रिक उत्कृष्टता को ही मित्रता का प्रमुख आधार स्वीकार करते हैं। इस प्रकार अरस्तु के चिंतन में नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों के इस विवेचन से ये स्पष्ट है कि अरस्तु मानवीय जीवन में सद्गुणों की अहम भूमिका को स्वीकार करते हैं। अरस्तु का मत है कि मनुष्य जो है बौद्धिक और नैतिक सद्गुणों के अनुरूप आचरण करके ही स्थायी और शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकता है। अरस्तु के आज के इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। अरस्तु के चिंतन में सद्गुणों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अरस्तु के मतानुसार प्रमुख बौद्धिक सद्गुण कौन से हैं? अरस्तु नैतिक सद्गुणों के रूप में किन सद्गुणों को स्वीकार करते हैं? अरस्तु मानवीय जीवन में बौद्धिक और निर्बौद्धिक सद्गुणों का विभाजन किस आधार पर करते हैं? अरस्तु के चिंतन में न्याय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रतीकात्मक न्याय से आप क्या समझते हैं उसे स्पष्ट कीजिए। वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अरस्तु के नैतिक चिंतन में मैत्री की क्या महत्ता है उसे स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न ये भी हो सकता है, अरस्तु के दार्शनिक चिंतन में सद्गुणों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए विभिन्न नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।